जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फाइनली यूपीएससी वीपीओ एग्जामिनेशन 2025 को लेकर के इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि आप सभी की जो रणनीति है, एक सही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है और आपको किस प्रकार से आपकी जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करनी चाहिए लास्ट टाइम में, ताकि लास्ट एग्ज़ाम डे में आप कैसे जो है अच्छा परफॉर्म करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन के जो चांस है वो बढ़ सकता है। पूरा डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। जो भी अभी तक का मेरे जो भी एग्ज़ाम्स मैंने जो अटैम्प्ट दिए हैं, मैं सीज़न भी क्वालिफाई किया, जो भी मेरा अनुभव रहा है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। हालांकि जो चीज़ें हुई हैं और क्या आपको स्टडीज़ फॉलो करनी चाहिए, काफ़ी लोग इस चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, तो कैसे क्या करना चाहिए सारा प्रोसेस बात करेंगे। उस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी स्ट्रेटजी जो है वो आपको पता न सके कि आपको कैसे जो है परफॉर्मेंस अच्छे से करना है और कैसे अटैम्प्ट करना है, वो आपको खुद से पता चल जाएगा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप सभी भाई जो भी हमारे छोटे बड़े जो भी हैं, आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप तक जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी आप तक वो प्रोवाइड होती रहेगी। चलिए, आप सभी को ये नोटिस तो आपने देख ही लिया है, लेकिन आगे की जो मैं वीडियो में इस प्रोसेस में बताने वाला हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आप सभी को क्योंकि मुझे सबको लेकर के चलना होता है, जिनको सूचनाएं नहीं मिली है उनके थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है 3 अप्रैल को ये नोटिस आई थी एग्ज़ाम फ़ी को लेकर के, तो आपको एग्ज़ाम फ़ीस जमा ही करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 अप्रैल की नोटिस थी, इसमें साफ साफ कहा गया था कि जो इसके क्रमागत विज्ञापन हुए थे, इनके अगर मुख्य परीक्षा हेतु जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं, ठीक है, इन अभ्यर्थियों का जो परिणाम दिनांक, ठीक है, क्या 27/9/2023 को जारी किया गया था, आप सभी को पता है, ठीक है। आयोग की आवश्यक सूचना ये थी कि इन्होंने कहा था 132/11, ठीक है, इसमें इस खंड में आप देख लीजिएगा, दिनांक 18/2025 के माध्यम से जो प्रश्नगत विज्ञापन की मुख्य परीक्षा है वो दिनांक 27/4/2022 को जो पुनर्वाह है यानी किया गया, यानी दोबारा आपको संपन्न कराया जाना है। यानी कि 10:12 यानी कि 10 से 12 के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। यहाँ पर साफ कहा गया है कि आयोजित किए जाने वाली संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी, इन्होंने पहले ऐसा कहा था, ठीक है। इतना सभी को पता है, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। टोटल कैंडिडेट्स कितने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं मैं ओवरऑल सभी को पता है कि इतने 66,691 कैंडिडेट्स जो है, सॉरी 51 कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और इसमें क्या है कि जो यहाँ पर अनुसूचित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये जो है लिए जाएंगे, फीस है, जो कि जो फीस जमा करेंगे उन्हीं का एडमिट कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा, ठीक है। और 80 रुपये ऑनलाइन, इनको किन के लिए है, ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, ठीक है, अनुसूचित जाति और यानी SC और ST के लिए, ठीक है। इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जो है फ़ी पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फ़ी पेमेंट के आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है अपडेट, में सारी चीज़ें बात करूँगा, ध्यान सुनिएगा। और इतना तो आपने देख लिया है, ठीक है, कि आपका जो 27 अप्रैल 2025 से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। टाइमिंग में सारी चीज़ें वही हैं, तो बाकी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, क्योंकि आपको पहले 8 फरवरी में ही अवगत कराया गया था, ये नोटिस बताए रही है। अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट अपडेट है वो जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सभी को आगे की रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, उस पर हम विचार करते हैं। अच्छा, देखिए, अब हम सबसे पहले इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कितना टारगेट होना चाहिए। हालांकि आपको पता है जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आपने अपनी जो कट ऑफ है वो देख ही लिया है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो कट ऑफ गई थी PET शॉर्टलिस्ट जब हुआ था, तो आपने देखा था कि कट ऑफ आपकी ये रही थी। हालांकि इसमें कुछ मैं आपने देख ही लिया, पहले से आपको पता है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो हमारा यहाँ पर बात रही सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ओवरऑल जो UP GK के अंदर आपको कितना स्कोर करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा
कि यूपी जीके में अगर आप ध्यान दीजिए तो करीब से करीब आपको 20 में से यानी आउट ऑफ 20 में 15 to 17 के आसपास आपको अटैम्प्ट करना होगा। ये मैंने मैक्सिमम स्कोर आपको बताया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एवरेज ले रखा है ना। आप ये मत सोचिएगा कि जो है हम एससी कैंडिडेट्स हैं तो क्या हमारे लिए 15 से 17 करना ज़रूरी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जितना भी कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो करिए, ठीक है। लेकिन निगेटिव अटैम्प्ट मत करिएगा आप, ठीक है। मैंने हाईएस्ट बताया, ठीक है, ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स को टारगेट करते हुए मैंने बताया, ताकि आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्कोर कर सकते हैं जितना आप कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन आपको गलत अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आप वही आपको जो है नुकसान में ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन आपका 0.5 मार्क्स से भी रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। चलिए, वहीं कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में 15 में से कम 11 से 12 मैंने हाईएस्ट अटैम्प्ट की बात की है, ठीक है। पंचायती राज के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 आउट ऑफ 65 में से कम 45 to 48 के बीच आपका अटैम्प्ट होना चाहिए, मैंने मैक्सिमम से स्कोर बताया, ठीक है। बाकी आप जो भी कर पा रहे हैं जितना अटैम्प्ट करिएगा। मैंने ये अब मत सोचना कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास इतना स्कोर होना चाहिए तो आप इतने में करने में लग जाओ और आप गलत ही अटैम्प्ट कर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं, जितना स्कोर कर पा रहे हैं उतना कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैंने आपको टारगेट स्कोर बताया। अगर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कट ऑफ की क्राइटेरिया की बात करें, देखिए अब यहाँ पर काउंट मत करने लग जाना, ठीक है, कि कितना होगा। तो ओवरऑल हम इसका एक एवरेज अगर बताएं कि कट ऑफ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, कितना अटैम्प्ट होना चाहिए, तो ओवरऑल देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो गया, 8 2 10, ठीक है, 10 17 7, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है कम से कम आपके पास 72 से 75 के बीच आपका टारगेट जो है होना चाहिए। अब यहाँ पर काउंट मत करने लग जाना, मैंने एक एवरेज निकाला कि आपके पास 72 से लेकर के 75 के बीच आपका कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, कम से कम इतने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही होंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से आप कट ऑफ को जो है पकड़ सको। इतनी बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। 72 से लेकर 75 के बीच, ये भी मैंने अनरिजर्व को लेकर के बात की है। बाकी अदर कैटेगरी वाले समझ लीजिएगा, ठीक है, कितनी रह सकती है, एक बार टारगेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जितना भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी कैसी रही होगी वो आप समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा खेल यहाँ पर है कि कंपटीशन जो है कितने लोगों से इस बार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये ज़रूर जो है जानकारी समझ में आ रही होगी कि आखिर जो कंपटीशन है वो कितना होने वाला है। कि आपको पता है कि फॉर्म तो बहुत सारे पड़ते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम है, अगर आप देखें कि वनडे जो एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें पीटी ना हो, अगर उसको हटा दिया जाए, तो अन्य अगर वनडे एग्ज़ाम के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी सिंगल एग्ज़ाम होता है, जो जैसे कि बात करें सिंगल पेपर वाला, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम, कोई भी फर्स्ट पेपर ही होता है, किसी का टीयर 1 भी हुआ, एसएससी का मान लीजिए टीयर 1 भी होता है, फिर भी क्या होता है, पहले पेपर जो स्टार्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, लाखों में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले से जिन्होंने यूपीटी प्लस सी पेट का एग्जाम दे रखा था, अच्छा स्कोर रहा है, उनको शॉर्टलिस्ट करके कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया आपके सामने है कि 66,691 कैंडिडेट्स को इन्होंने मेंस के लिए बुलाया गया। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी कैंडिडेट्स जो है अच्छे वाले कैंडिडेट्स हों, ठीक है। उस टाइम हो सकता है उनका स्कोर अच्छा रहा हो यूपीटी प्लस सी के अंदर, पेट के अंदर, लेकिन हो सके कंडीशन इस टाइम जो है वो ना हो अच्छे से, ठीक है। हो सकता है वो पढ़ाई ना कर रहे हो, कहीं और बिजी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं बात करूं कि यहाँ पर जो कंपटीशन रहने वाला है, करीब 15 से मात्र 20,000 कैंडिडेट्स के बीच, 15 से 20,000 कैंडिडेट्स के बीच ही ये कंपटीशन जो है रहने वाला है, ठीक है। और आप ये 15 से 20,000 कैंडिडेट्स में कंपटीशन रहना एक बहुत बड़ा, आप ये मत सोचिए कि बहुत कम कंपटीशन है। यही 15-20,000 कैंडिडेट्स में 1468 कैंडिडेट्स को ये क्या करेंगे, ये जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे, यानी कि सिलेक्शन बेस पे, ठीक है, जिनका सिलेक्शन होना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। और ये कंपटीशन आपको लगता होगा कि ये कैंडिडेट बहुत जो है कम है, तो ठीक है, आप ये एवरेज है ना, ये एक एवरेज हमने बताया, इतना ही कंपटीशन रहने वाला है, तो आपको इनमें से आना है, ठीक है, इनमें से जो है आपको आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ कंपटीशन बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है। तो एक एवरेज कैंडिडेट्स हैं जिसमें इतने कैंडिडेट्स हैं, वो हाईएस्ट में जो है इतने ही आते हैं, ठीक है, 15 से 20,000 जो कि ठीक ठाक, यानी कि जो लगता है कि एग्ज़ाम को क्लेरिफाई कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि और बाकी जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनमें कंपटीशन होगा, तो करीब हो सकता है कि
7 से 8 हज़ार कैंडिडेट जो हैं, हो सकता है इससे कम भी हो सकता है कि शॉर्ट लिस्ट हों इसके लिए डीवी के लिए। उसके बाद डीवी प्रोसेस के बाद वो सारी प्रक्रियाएँ होंगी, तो उनमें शॉर्ट लिस्ट होते हुए कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको है तो आपको कमेंट जरूर करना है, लेकिन आपको फ़ी पेमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको एग्ज़ाम जो है आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप तक पहुंच सके और आप एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, और जो भी आगे की प्रक्रियाएं होंगी वो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। और आप अच्छी तरीके से जो है तैयारी कीजिएगा, जो भी समय बचा हुआ है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है। जो भी आपके पास टाइम है अभी तक, ठीक है, जो भी आपके पास टाइम है उसको कहाँ पर देना है। सबसे पहले जो भी टॉपिक, ठीक है, जो भी टॉपिक, हालांकि अब जितना भी आपने पहले पढ़ लिया अब तो कुछ हो नहीं पाएगा। आप काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि वो अब एग्ज़ाम डेट आने पर वो तैयारी स्टार्ट किए हो। ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता है जो भी आप कोशिश कर सकते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखा है तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक, ठीक है, मॉक लगाइएगा और मॉक लगाने के बाद इसका एनालिसिस भी करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं बच पा रहा है रिवीजन करने से, अब आपको जैसे भी है आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप एक मॉक ही लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मॉक लगाएं जरूर। ठीक है, मॉक लगा करके उसका एनालिसिस जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर जो मॉक होते हैं उसको अगर लगाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। उसी बेस पर आपको उसी आधारित जो है आइडिया मिल जाएगा, ताकि आप उसी प्रकार से आप यहाँ से प्रिपेयर होकर जाएंगे, ताकि वहाँ पर समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, रिवीजन मॉक की करना ही करना है। अब अगर लगता है कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है तो वो टॉपिक को भी जो है कवर कर सकते हैं, जो भी आपके पास टाइम मिल सके। यहाँ थोड़ी इन दिनों में आपको मेहनत ज़्यादा ही करनी होगी, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। तो उम्मीद है आप सभी कैंडिडेट्स को समझ में आ चुका होगा। और कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको अधूरी लग रही है, कोई भी जानकारी, क्वेश्चंस, कोई डाउट है, तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा।